स्वागत है आपका एनएससीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ आपके चहेते सर हिंदी विषय को लेकर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर विशेष तैयारी में लगे हैं। जहां संधि प्रकरण है, जहां संधि है वो आपके विषय में शामिल है। आपके हिंदी विषय के जितने प्रकरण, जितने टॉपिक परीक्षा के लिए हैं, उनमें जहां संधि का टॉपिक शामिल है, ये संधि वाला टॉपिक न केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा को लेकर बल्कि तमाम जितनी परीक्षाएं संधि के टॉपिक को लेकर कर रही हैं, सारी कक्षाओं के लिए हैं। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए यूजफुल, उपयोगी साबित होने वाली है। इसको छोड़कर आप राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी विषय शामिल है, हिंदी पार्ट के रूप में शामिल है, संधि का टॉपिक तो जरूर होगा, लगभग ये मानिए कि अनिवार्य सा ही है ये। तो वो सारे बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। और पिछली क्लास में जैसा मैं कहता आया हूं कि भैया क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है और ये भी नहीं है कि किसी एक ही आपके टॉपिक को लेकर हम बैठ जाएं साल भर के लिए, ऐसा भी नहीं है। जल्द ही जो दूसरे टॉपिक हैं उनकी क्लासें भी आपको मिलने वाली हैं, चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। पीछे की जो कक्षाएं हैं उसमें आपने संधि क्या है ये बहुत अच्छे से समझा, संधि के जो भेद हैं उनको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। और उसमें जो आपके दीर्घ स्वर संधि है उसे हम पढ़ चुके हैं। गुण स्वर संधि का भी जो पहला नियम है उस नियम तक अपनी पहली कक्षाएं हो चुकी हैं। तो बिना समय गवाए हम अगली जो कक्षा है वो आपके गुण स्वर संधि का जो दूसरा नियम है, हम इस दूसरे नियम की कक्षा है वो आपके सामने पेश करते हैं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि गुण स्वर संधि है वो इसी एक कक्षा में पूरी हो जाए। 40-45 मिनट की कक्षा होने वाली है, धैर्य बनाकर रखिएगा, धैर्य बनाकर ही रखना पड़ेगा बेटा आपको। महज 2 उदाहरण देकर या तीनों नियमों के 3 उदाहरण देकर मैं इतिश्री नहीं समझूंगा। मुझे काम करना है, आपकी सफलता हमारी सफलता होगी और उस सफलता में अगर हमारा कहीं अंशतः भी योगदान है तो मैं अपने आप पर गर्व अनुभव करूंगा उस चीज के लिए। तो आइए आप मेरे साथ गुण स्वर संधि के पहले नियम में हमने पिछली क्लास जो थी उस पिछली क्लास में जो नियम था इसका पहला वो देखा है कि जब ए या आ और इनके आगे आपके ई या ई ये ध्वनियां आ रही हैं, ये स्वर आ रहे हैं तो ए बन रहा है। और आपने खूब सारे उदाहरण भी किए थे, राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है वो भी आपको उस कक्षा के दौरान मिल गए थे। ढेर सारा संकलन भी हुआ था, शब्दों के माध्यम से आपने पर्यायवाची भी निकाले थे, बहुत कुछ कार्य हुआ था। आप उसी की कड़ी में यह अगली क्लास नियम 2 क्या है। नियम 2 ये है बेटा कि गुण स्वर संधि में अगर ए आ की ध्वनियां, किसी शब्द की अंतिम ध्वनियां ए या आ है और उनमें सामने से जो शब्द लग रहा है उस शब्द की प्रथम ध्वनि उ या ऊ है तो ए आ और ऊ आपस में मिलकर ओ बनाएंगे। जी नियम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। गुण स्वर संधि में ए आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, और ए आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि में जाएं तो ए आ के साथ ए आ जोड़ेंगे, आ बनेगा, और ऊ के साथ ऊ जोड़ेंगे तो ऊ बनेगा। वो दीर्घ स्वर संधि के नियम है। यहां हम गुण स्वर संधि सीख रहे हैं। दूसरा नियम ए आ के बाद ऊ की ध्वनि आ रही है, ओ बनेगा। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं इन उदाहरणों का बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा, हमें समय लगेगा इसमें, लेकिन समय लगाने के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो खरा सोना होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक ऐसा आपको ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, आप अपनी मेहनत से तैयार करोगे, मैं कुछ नहीं हूं देने वाला, ऊपर वाला है, आपकी मेहनत है। आइए देखो क्या कुछ है, समझिएगा। नियम यह है ए आ के बाद ऊ का अगर मेल हो रहा है तो ओ बनेगा। हमें पहला उदाहरण यहां देखने को मिल रहा है अतिशय और उक्ति। जी दोस्तों, अतिशय शब्द के साथ उक्ति, इसकी जब आप संधि करेंगे, अतिशय संधि उक्ति, तो ये अतिशयोक्ति शब्द बनेगा। अतिशयोक्ति, जी दोस्तों बिल्कुल देखने के लायक है ये शब्द। देखो क्या कुछ है, समझिएगा। शब्द था अपने पास अतिशयोक्ति, आप थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए इस शब्द से। अतिशय बढ़ा चढ़ाकर है, किसी वस्तु का
आपके लोक मर्यादा से बढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है साहित्य में। आप इस शब्द से दोस्ती कीजिए। दोस्ती क्यों करवा रहा हूं, मैंने कहा है कि मैं दूसरे जो टॉपिक है उनको भी लिंक करूंगा संधि के साथ। क्या करेंगे हम, अतिशय और उक्ति लगाएंगे। तो ये लीजिए, हम अतिशयोक्ति है और शय को स्वरहीन कर देंगे, बिना मात्रा का बना देंगे, आधा कर देंगे इस, और यही गलत तो होगा बेटा, यही परीक्षा में हम मार खाएंगे। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द बेटा शय है, जिसके पीछे अति उपसर्ग लगा है। आप अगर किसी शब्द में लगे हुए उपसर्ग की पहचान करना चाहते हैं तो अन्य उपसर्गों का भी प्रयोग कर लीजिए। जैसे आके आत, आ के साथ आप शय या शय के साथ आप आ उपसर्ग लगा रहे हैं, आशय शब्द बनेगा। अगर सम उपसर्ग है, आप शय के साथ जोड़ रहे हैं तो संशय बनेगा। शब्द देख लीजिएगा, क्या बन रहा है, संशय, क्या बन रहा है, आशय। तो भैया थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि शय में शय पूरा है। अगर शय में शय पूरा है तो फिर जब आप अतिशय और उक्ति गुण स्वर संधि में लाते हो तो यहाँ शय आधा कैसे कर सकते हो, इसे स्वरहीन कैसे कर सकते हो। आज के बाद ये आपकी बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप में इतना विश्वास रहेगा। अतिशयोक्ति जो शब्द है आप थोड़ा सा आराम से समझ चुके हैं क्या है। अतिशय, अतिशय के साथ उक्ति की संधि हो रही है। इस शब्द को लेकर आप बहुत बहुत सीख सकते हैं। उक्ति कथन, उक्ति कथन है। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में जरूर आपको इससे जुड़ा हुआ जो आपका उदाहरण है वो उदाहरण देकर आया हूं मैं। हमने सुक्ति सीखा है, सुक्ति, और संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में सु और उक्ति, और ये उस सुक्ति हैं, ये अच्छे कथन ही तो है, जिन्हें हम सुविचार कह लेते हैं वही तो है। तो उक्ति का कथन है। यहां दीर्घ स्वर संधि है, उ और उ, ये बड़ा उ बना रहा है, यहां दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जिसे हम लोकोक्ति कह रहे हैं, जिसे हम और जो उदाहरण देख रहे हैं, आप उन उदाहरणों को ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ मसला है देखना। इधर आपने लिखा है अतिशय और आप इसके साथ उक्ति ही जोड़ रहे हैं। इधर आप में मान लीजिएगा कि समास शब्द लिखा है, समास, और इसके साथ उक्ति जोड़ेंगे। मान लीजिए आपने लोक लिखा है और लोक के साथ भी आप उक्ति शब्द ही लिख रहे हैं। अगर आपने व्यंग्य लिखा है और व्यंग्य के साथ आप उक्ति लगा रहे हैं। मान लीजिएगा कि आपने वक्र लिखा है, रिजु का विलोम शब्द है, सरल का विलोम शब्द है, वक्र टेढ़ा है, ओम वक्र तुंड महाकाय वक्र तुंड, देखा ही है आपने, वक्र के साथ उक्ति, वक्र टेढ़ा। अब सुनिएगा, लोक और उक्ति से क्या बनेगा जी, लोकोक्ति। अतिशय और उक्ति से अतिशयोक्ति, समास और उक्ति से समासोक्ति, व्यंग्य और उक्ति से व्यंग्योक्ति, वक्र और उक्ति से वक्रोक्ति। बहुत ही ये मानिए कि ये बिल्कुल आपके क्या कहें ऐसे शब्दों को, आप ये उर्वरा शक्ति रखने वाले हैं, जबरदस्त उत्पादक हैं ये, इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द आपके हिंदी में प्रचलित है। लोक और उक्ति, लोकोक्ति बन रहा है, अतिशयोक्ति बन रहा है, समासोक्ति, व्यंग्योक्ति और वक्रोक्ति। सीखना क्या है, कैम में क्या है, अंतिम ध्वनि है, सामने से कौन जुड़ रहा है, ओ, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। गुण स्वर संधि का दूसरा नियम, लोक और उक्ति, लोकोक्ति। यहां ए उ ओ, ए और उ ओ ए, वक्र चेक कीजिए, कै रे क्या है, कै स्वरहीन है, रे में मात्रा किसकी लगी है बेटा, ए की, और इसके आगे जुड़ कौन रहा है, उक्ति, बनेगा क्या, ओ। इन सारे शब्दों से गुण स्वर संधि के दूसरे नियम के उदाहरण बन रहे हैं। मैंने इस शब्द का सिलेक्शन जो किया है आपके पीपीटी में, उसके पीछे कारण यही है कि आप इससे बहुत नजदीक से देख लें और कभी भी अतिशयोक्ति में सयादा नहीं करें, शब्द शुद्धि में भी आप नहीं पिछड़े, वहां भी ठीक करें और संधि आप सीखें। केवल इतनी सी चीज है कि बेटा शब्द शुद्धि, संधियों से भी बहुत शब्द शुद्धि सीखी जा सकती है। हम वापस चलते हैं उसी पर अपना, आइए देखो वापस, अपना शब्द था अतिशय और उक्ति, शब्द बनेगा अतिशयोक्ति। ऐसे ही देखो आगे और दिए हैं उदाहरण, वक्र और उक्ति की संधि क्या हो जाएगी, वक्रोक्ति, व्यंग्य और उक्ति की संधि क्या हो जाएगी, व्यंग्योक्ति। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये तीन शब्द हमने सीख लिए हैं, सीख कर भी हम कहीं ना कहीं अन्य जो शब्द हैं उनमें धोखा खा जाएं, उनमें मात न खा जाएं, तो थोड़ा सा हम और विस्तार करते हैं। शब्द पकड़िएगा आप,
आपने व्यंग्योक्ति, लोकोक्ति, समासोक्ति, आपके अतिशोक्ति ऐसे शब्द देखे और सब में ओ की मात्रा बना रहे हैं। आपने इस एक जो तरीका है, इस तरीके पर आपने मान लीजिएगा कि 5 शब्द बनाए हैं, तो मेहनत की है आपने। यह मेहनत कहीं और अगर ध्यान नहीं दे तो ये मानिए कि ये आत्मघाती हो सकती है, हम अपना ही नुकसान करवा लेंगे। कैसे? कई बार सीखी हुई चीज है, किसी दूसरी चीज के ऊपर हम प्रयोग करें, आत्मघाती हो जाती है। कैसे होती है? देखना आप, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे हमने लोकोक्ति लिखा है, वैसे ही कभी अगर आप पुनरोक्ति लिखते हैं, जैसे लोकोक्ति लिखा है वैसे ही कभी आप अगर पुनरोक्ति लिखते हैं, वैसे ही कभी आप अगर अत्योक्ति लिखते हैं, तो फिर बेटा दोनों जगह ही हम मार खाएंगे। ये दोनों ही अलग मामला है, इनमें ओ नहीं बनेगा, ये गुण स्वर संधि के भीतर नहीं आएंगे, गुण स्वर संधि के उदाहरणों में समाहित नहीं होंगे। क्या है? सुनना ध्यान से। पुनरोक्ति क्या है? पुनरुक्ति किसी बात को दोबारा से कहना है, किसी बात को दोबारा कहना, यह पुनरुक्ति है। किसी बात को, कही गई बात को, एक ही बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण है। कभी वाक्यांश के लिए एकल शब्द की क्लास आएगी, उसमें क्लियर कराऊंगा। पिष्ट पेषण अलग है, पुनरोक्ति अलग है। शब्द पकड़िएगा। मूलतः पुनः, जिसे आप पुनर के रूप में देखते हैं, और पुनः के साथ, पुनर के साथ आप उक्ति शब्द साथ में लगा रहे हैं। पुनर और उक्ति। बेटा रे, अगर विसर्ग से आप रे बना रहे हैं, ठीक है, विसर्ग संधि के अनुसार, या आप इसको अव्यय के रूप में रख रहे हैं रे, और रे के आगे आप संधि किसकी कर रहे हैं? ऊ की। रे और ऊ की जो संधि है वो संधि नहीं है, संयोग है। ये रे और ऊ मिलकर रू बनाएंगे, रू। संधि नहीं हो रही है, ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब रे में आप ऊ लगा रहे हो तो रू बन रहा है, रू केवल, और ये ध्वनि परिवर्तन नहीं है, तो सीधी सी बात है संधि नहीं है। और संधि नहीं है तो फिर ओ की मात्रा नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते? जब आप पुनर् लिख रहे हो, रे हलंत है, और इसके साथ आप ऊ लगा रहे हो, तो बताइए फिर ओ कैसे बना? ओ तो कैसे बना था? ए, और ए के आगे ऊ लगाया आपने। लोक कै में ए और उक्ति ऊ, तब जाकर क्या बना था? ओ। समझ रहे हैं आप? ए और ऊ इनकी संधि बनकर ओ बन रहा था, लेकिन यहां स्वर है ही नहीं। रे तो स्वरहीन है, आधा है, हलंत है, हल्का निशान लगा है भाई इसके नीचे, और ऊ साथ में है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? रू। अगर रे पूरा हो और उसके बाद ऊ आए तो फिर रो बनेगा। जैसे उत्तर जोड़ उत्तर, ये बनेगा उत्तरोत्तर, रो बनेगा। ये आएगा भी, ये उदाहरण आगे। लेकिन पुनरुक्ति में गुण स्वर संधि नहीं है। पुनरुक्ति, या तो आप इसे पुनः उक्ति इसे डालिएगा वे आपके विसर्ग संधि में, या पुनर् अव्यय के रूप में आप लगाएं तो ये उपसर्ग के रूप में हो सकता है। लेकिन यहां संधि नहीं है, इसलिए ये ओ की मात्रा नहीं बनेगी। अशुद्ध है शब्द वर्तनी की दृष्टि से। शब्द लिखा जाएगा पुनरुक्ति, शब्द लिखा जाएगा पुनरुक्ति। और ऐसा ही यहां देखिए, ये गुण स्वर संधि के नियमों में शामिल नहीं है बेटा। क्या है? किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति है, और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात ही अति और उक्ति है। उक्ति की अति, उक्ति की अति क्या बनेगा? नियम आएंगे सामने। ई के आगे ऊ, अगर ई के आगे ऊ ये संधि बन रही है तो ये नियम जाएगा आपके यण संधि में, और दोनों मिलकर बनाएंगे यू। तय स्वरहीन हो गया, आधा यहां लिखा जाएगा, आगे और पीछे शामिल कर ही लेंगे आप। तो ये शब्द अत्योक्ति नहीं होगा, ये शब्द क्या है? अत्युक्ति। मैं लिखता हूं आपके लिए, शब्द बनेगा अत्युक्ति। चेक कीजिएगा, पुनरुक्ति, अत्युक्ति, ये संधि नियमों में शामिल है, यण संधि में। पुनरुक्ति ये आपके संधि में शामिल करें तो विसर्ग में शामिल है, अन्यथा अगर पुनर् को आप अव्यय मानकर करें तो यह फिर उपसर्ग में शामिल है।
लेकिन पुनरुक्ति और अत्युक्ति ये दोनों पुनरोक्ति अत्योक्ति नहीं लिखेंगे। कहां मार खाएंगे? जब हम लोकोक्ति लिख रहे हैं तो ओ की मात्रा आ रही है, समासोक्ति, व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति, अतिशोक्ति सब में ओ लिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों से मिलते हुए दो शब्द हैं जो उनकी देखा देख गलत होंगे अगर उन्हें हम पुनरोक्ति और अत्योक्ति लिखते हैं तो। एक जैसी ही शक्ल के हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि एक जैसी शक्ल के सारे एक ही मिले, हो सकता है उनमें कुछ और हो। धोखा है, बचिएगा, जमाना धोखे से भरा पड़ा है, यहाँ विषय में धोखे हैं, बचेगा, रोकिए अपने आप को, थोड़ा सा आप अपनी नजर को दुरुस्त कर लीजिएगा, उसके बाद इन धोखों से आप आराम से बच सकते हो। यह छल कपट नहीं है। मानता हूं कि सवर्ण मृग है, वो दानव भी हो सकते हैं, दैत्य भी हो सकते हैं, थोड़ा पहचान लीजिएगा, शायद पहचान हो पाए। बाकी आपकी मेहनत है और मेहनत के आगे सब ठीक हो जाएगा। पुनरुक्ति और अत्युक्ति, आज के बाद अत्योक्ति और पुनरोक्ति जी डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। तो बढ़ू मैं आगे की ओर। अतिशोक्ति, वक्रोक्ति, व्यंग्योक्ति, दो शब्दों का ख्याल रखेंगे, पुनरुक्ति और अत्युक्ति। अगला वीर और उचित, संधि होगी वीरोचित। उचित जितने भी हैं, आप अगर दीर्घ इसमें गुण स्वर संधि में आते हैं और उचित शब्द लगा रहे हो तो फिर ओ की मात्रा है वो नॉर्मली बन जाएगी वीरोचित। सर्व और उच्च शब्द बनेगा सर्वोच्च। सर्व और उच्च, सर्वोच्च नॉर्मल सा है, आप आराम से पकड़ सकते हो, जो सबसे ऊंचा है वो सर्वोच्च, इतना पकड़ दीजिए। हाँ, अशुद्ध लिखने वाले इसको भी अशुद्ध लिखेंगे, मैंने देखे हैं, अपने जिंदगी का जो अनुभव है वो बेटा ये मानिए कि किताबों के साथ गुजरा है, या विद्यार्थियों की जो नोटबुक है उन्हें चेक करते हुए गुजरा है, आपकी परीक्षा की जो कॉपियां हैं उन्हें बहुत बार चेक किया, और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि आज का जो विद्यार्थी वर्ग है वो कहाँ गलतियां करेगा। कहने के लिए हिंदी हिंदी है, लेकिन भैया अगर आप इस विषय में उतरे तो मेरे ख्याल से अथाह सागर है, अनंत है, अनंत कहिएगा। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का जो सफर है शायद वो समाप्त हो जाए, लेकिन हिंदी वाला जो सफर है, अगर मैं कहूं कि मैंने पूरा पढ़ लिया विषय तो अतिशयोक्ति होगी, ये झूठ होगा कि मुझे सब आता है, हिंदी में मैंने सब पढ़ लिया है। ये कह सकता हूं कि हिंदी में मैंने बहुत पढ़ा है, ये फिर भी ठीक है, चलेगा। खूब पढ़ा है ठीक है, सब पढ़ा है सरासर झूठ है, मैं बचूंगा इस चीज से। लौटिएगा, सर्व और उच्च को क्या लिखा है विद्यार्थियों ने, मेरे निजी अनुभव शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। विद्यार्थियों ने सर्वोच्च लिखा है, सर्वोच्च। ये सर्व और उच्च है भैया, च है, इसका आपने ये कहां से बना दिया? और लोगों के उच्चारण में सुना है सर्वोच्च न्यायालय। भाई सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च नहीं है, उच्च नहीं है बेटा, उच्च है, उच्च ऊंचे के लिए। तो सर्व और उच्च अशुद्धि न करे, एक सामान्य सा ही है, सर्व उच्च ए और उ आपस में मिलकर ओ बना रहे हैं। सर्व उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट शब्द बन ही रहा है। सर्व उत्तम, सर्वोत्तम बन रहा है ना, देखिए समान ये रहा, आगे है ना, आगे नर और उत्तम, नरोत्तम, और ऐसे ही सर्व और उत्तम, सर्वोत्तम बन रहा है ना, ये देखो कितना प्यारा शब्द है, सर्वोत्तम, नरोत्तम। इसी को आप पुरुष और उत्तम, पुरुषोत्तम से जोड़कर देख सकते हो। पुरुष और उत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, सर्व उत्तम सभी में जो उत्तम है वो, और नरों में उत्तम नरोत्तम। तो भगवान राम के लिए आप इस्तेमाल करते ही हैं नरोत्तम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये वाले शब्द इस्तेमाल करते ही हो आप हिंदी में, हिंदी भाषी विद्यार्थी तो करेंगे। उत्तर और उत्तर, उत्तरोत्तर बहुत शानदार शब्द है। पिछली कक्षा में जब ये शब्द आया था आपके सामने, इतर और इतर, इतरेतर, तो इस क्लास में आप उत्तरोत्तर देखिएगा। ये दरअसल जो उत्तर शब्द है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्या कुछ है मामला, समझिए बेटा। हम जिसे उत्तर बोल रहे हैं ये केवल एक दिशा नहीं है, इसे आप केवल नॉर्थ न समझे। उत्तर क्या है समझिएगा। उत्तर शब्द का इस्तेमाल वहां भी है जहां आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जहां आप स्नातक के बाद आगे की पढ़ाई कर रहे थे, जहां पीजी कर रहे थे। मैं कहूंगा कि एमए, एमएससी, एमकॉम, इन चीजों में जिस दिन जाएंगे, अगर मेरे ये विद्यार्थी, मेरे जो चैनल सब्सक्राइबर कह लीजिए, मेरा परिवार है यार, ये
मेरे परिवार के जो स्टूडेंट हैं ये अगर इस समय महज 12th पास करने के बाद आए हैं तो जरूर बेटा आपकी आगे बीएससी भी होनी है और एमएससी भी होनी है आपकी। एग्रीकल्चर वाले तो जरूर पहुंचे इन चीजों तक, हर कोई आगे ही बढ़े। स्नातक शब्द के बाद हम उत्तर शब्द इसको शामिल करेंगे। यह है आपके ग्रेजुएशन, और इस शब्द के लिए ग्रेजुएशन स्नातक, और इस शब्द के लिए जो है यह है बेटा पोस्ट। और पोस्ट शब्द है, इसका मीनिंग थोड़ी मुझे याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले ही एक परीक्षा में जो पोस्ट है, इस पोस्ट के 3 मीनिंग दे रखे थे। पोस्ट है वो किसी आपके सेना की कोई चौकी भी हो सकती है, हम आर्मी पोस्ट बोलते हैं उसे। पोस्ट है वो किसी विभाग का पद भी हो सकता है। कृषि विभाग में आपके असिस्टेंट जो आपके एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर है, उनकी कितनी पोस्टें आई है, या यूं कह लीजिएगा इस विभाग में इनकी कितनी पोस्टें आई हैं। पोस्ट पद भी है, पोस्ट चौकी भी है, और पोस्ट का सामान्य सा एक अर्थ के बाद भी है, जिसे आप हिंदी में उपरांत कहते हैं, उपरांत के बाद। और के बाद के लिए ही हमारे यहाँ हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है उत्तर। उत्तर यानी के बाद। एक बहुत प्यारा सा शब्द दूंगा मैं आपको, इस शब्द पर चेक कीजिएगा। उत्तर एक तो दिशा है, दक्षिण का विलोम शब्द है। उत्तर पहले, पूर्व, और पूर्व का विलोम शब्द भी बेटा उत्तर है। पूर्व का मीनिंग है पहले और उत्तर का मीनिंग है के बाद, तो इस अर्थ में ये एक दूसरे के अपोजिट है। और उत्तर दक्षिण तो इसका आप नॉर्मली विलोम शब्द इस्तेमाल करते ही हैं, ये है। और अगर आपने उत्तर का आंसर और रिप्लाई अर्थ पकड़ा है तो फिर एक तीसरा इसका विलोम शब्द क्या है बेटा, पर्सन। ये देखिए एक ही शब्द के हैं, वो अलग अलग अर्थ ले तो अलग अलग विलोम शब्द हो सकते हैं। अभी हम जो उत्तरोत्तर सीख रहे हैं उस उत्तर का मीनिंग है के बाद, आगे आगे, सामने सामने। पकड़िएगा, देखो और शब्द मैं लेकर आऊं। एक शब्द है अपने यहां स्वातंत्र। जी हाँ, यह प्रत्यय लगकर बना है, अर्थ वही है जो आप भाववाची संज्ञा में यहां देखते हो, स्वतंत्रता, स्वातंत्र। कई बार साहित्य में आफ्टर 1947 1947 आजादी के बाद, आजादी के बाद की कोई चीज है उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वातंत्र, और उत्तर साथ शब्द साथ में जोड़ते हैं, फिर शब्द इस्तेमाल होता है स्वातंत्र्योत्तर। कभी अगर इसका भी संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आज एक नया शब्द आपके सामने है स्वातंत्र, अर्थ उसका स्वतंत्रता ही है। और इस शब्द के साथ अगर आप संधि बना रहे हैं, गुण स्वर संधि में दूसरे नियम में यह संधि अगर आप बना रहे हैं तो आपके शब्द निकल कर आएगा स्वातंत्र्योत्तर, और मीनिंग निकलेगा आफ्टर 1947। इस उत्तर शब्द को पकड़िएगा, ये उत्तरोत्तर भी है। और इस तरह के कुछ और शब्द हैं वो भी अपने सामने आ जाएंगे। आइए देखो हम पहुंचते हैं वापस अपने इस पर। तो उत्तरोत्तर हो गए। इतरेतर ये हमने पिछली क्लास में सीखा ही था, एक बार फिर देख लीजिएगा, दोस्ती कर लीजिए इन शब्दों से। ये पेपर बनाने वालों की पसंदीदा जो शब्द हैं वो हैं। मैं सामान्य शब्द बेटा लाया भी नहीं हूं, देखो क्या कुछ है। मैं मानता हूं मैं एक सामान्य अध्यापक ही हूं, मैं नहीं कहता कि मैं ही हूं। जी हाँ, मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत कम जानता हूं, और जो जानता हूं वो मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचाता हूं, ये अच्छा लगता है मुझे। ये एक पैशन कह लीजिएगा, ये मेरी रुचि का कार्य कह लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही जानता हूं या मैं सब कुछ जानता हूं, उनसे हटिएगा। एक इतना तो मसला मैं भी जानता हूं कि बेटा इस समय राजस्थान में जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके जो पेपर हैं उनका स्तर क्या आने वाला है। आपके अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि आने वाले दिनों में विद्यार्थी हैं वो और भी डीपली गंभीरता से अध्ययन करें। पेपर हैं उनके स्तर उच्च से उच्चतर होने वाले हैं। आरपीएससी बहुत अच्छा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि शिक्षा जगत का स्वर्णिम भविष्य है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी नींव रखी जा रही है। मानता हूं कि पोस्टें हैं वो खाली जा रही हैं, यह तरीका सिलेक्शन का न होकर शायद रिजेक्शन का कहे दुनिया इसको, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो विषय सीखना है उसकी गंभीर तैयारियां करनी चाहिए। एक विद्यार्थी का और एक अध्यापक का यह पहला दायित्व है।
आप इसे नैतिकता में शामिल करें। मैंने जो कुछ आज आपके लिए यहाँ सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, संग्रहित करके लाया हूं, ये सारा वो है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। आइए बिना समय गंवाए हम और आगे चलें। क्या कुछ दिया है? उत्तरोत्तर, उत्तर और उत्तर से उत्थान शब्द को लीजिए आप। अगर ग्राम और उत्थान ले रहे हो तो ग्रामोत्थान शब्द मिल जाएगा। अगर इसमें ही आप और कोई शब्द के साथ भी उत्थान शब्द देखते हो और पहली मात्रा अगर ए आ की आ रही है तो निश्चित रूप से यही आपके गुण स्वर संधि के नियमों में ही निकल के आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा शब्द है अगला, प्राण और उत्सर्ग, प्राणो उत्सर्ग। कितना प्यारा शब्द है, प्राण और उत्सर्ग, प्राणो उत्सर्ग। ये देखिएगा, लेकिन लिखते समय थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। अगर प्राणो उत्सर्ग में आप रे ऊपर ले जा रहे हैं, यहां अगर रे ला रहे हैं इसकी बजाय, तो ये अशुद्धि में जाएगा। थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा कि कुछ किस तरह का शब्द है। उत्सर्ग को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये उत्सर्जन है, उस शब्द के साथ भी आप उत्सर्जन भी लगाकर जोड़ सकते हो, उत्सर्जन भी उत्सर्ग भी लगा सकते हो, लेकिन प्राण के साथ उत्सर्जन मत लगाइएगा, वो अन्य शब्दों के साथ मसला है, वहां जीव विज्ञान के अंदर हो सकता है। आइए देखो अगला शब्द है, एक बार देख लीजिए इनको। अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है, व्यंग्योक्ति है, विरोचित है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, नरोत्तम है, उत्तरोत्तर, ग्राम उत्थान, ग्रामोत्थान बनेगा, प्राण उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग बन जाएगा। ऐसे ही दीप और उत्सव, दीपोत्सव। जी हाँ, महा उत्सव महोत्सव है, दीप उत्सव दीपोत्सव है। लेकिन ध्यान रखिए, जब वधु और उत्सव आप साथ में जोड़ रहे हैं, वधु के साथ जब आप उत्सव जोड़ रहे हो तो ये दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा, वहां शब्द बन जाएगा आपके वधुत्सव। थोड़ा सा इसका ख्याल रखेंगे आप, ये अलग है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसी उत्सव के साथ ही है। और अगर आप वसंत और उत्सव करना चाहते हैं तो वसंत उत्सव भी है, वसंत ऋतु में या वसंत के आगमन पर जो आप उत्सव मना रहे हैं उससे भी यह शब्द बन जाएगा। वसंत शब्द के साथ भी आप उत्सव शब्द लगाकर वसंतोत्सव बना सकते हो। शब्द का ख्याल रखें, संधि संधि में आप वसंत शब्द का ही इस्तेमाल करें। अगर आप बसंत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिर संधि के नियमों के खिलाफ जाता है। होता क्या है, संधि में संस्कृत निष्ठ जो शब्द है, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं भाषा में, तत्सम शब्द के साथ तत्सम शब्द है उन्हीं की संधि होती है। ये शब्द तद्भव है, मानता हूं कि वसंत का तद्भव बसंत है, लेकिन वसंत के साथ ही उत्सव जोड़ना है, बसंत के साथ उत्सव नहीं जोड़ना है। तद्भव शब्द है, इसकी संधि नहीं करनी है। आगे दिया है नील और उत्पल, थोड़ा सा आप और देखिएगा। एक शब्द है बेटा उत्पल, यह पत्थर या ओले के लिए इस्तेमाल होता है। एक शब्द है उत्पल, यह आपके कमल के लिए इस्तेमाल होता है। और जो नीले रंग के कमल हैं उनके लिए शब्द दिया है नीलोत्पल। इस शब्द को देखिएगा। अगला शब्द नव और उदय, बहुत शानदार है। आप उदय वाले जितने भी शब्द हैं उन्हें आप एक साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सर्व और उदय, सर्वोदय भी होगा। देखो ये वाला शब्द भी है, आप इसे भी साथ में लिख ले। और अगर आप महोदय लिख रहे हैं तो महा और उदय, ये शब्द भी ठीक है। अगर आप सूर्योदय लिख रहे हैं तो सूर्य और उदय, ये भी ठीक है। अगर आप चंद्रोदय लिख रहे हैं तो चंद्र और उदय, चंद्रोदय, ये भी ठीक है। अगर आप भाग्य उदय लिख रहे हैं तो भाग्य उदय से, उस भाग्य और उदय से बना है, वो भी ठीक है। एक शब्द के माध्यम से आप अन्य अपने शब्द हैं वो और निकाल सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला है बेटा। सारे शब्दों का अगर कोई चाहे कि यहाँ एक साथ ही ले आए, संभव है, लेकिन बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी और फिर आप बच्चों को लगेगा कि नहीं, ये तो किसी एक ही टॉपिक को लेकर बैठ गए, काम नहीं हो रहा है। अगला पकड़िएगा, अंत्य और उदय। ये देखिए अंत्योदय, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी है आपके अंत्योदय। अंतिम व्यक्ति का उदय, जो समाज के अंतिम हिस्से में है उस व्यक्ति का भी उदय हो, उसका भी उत्थान हो, अंत्योदय योजनाएं। देखिएगा इस शब्द को, कितना बहुत शानदार। आपने पीछे भी देखा है अंत्य शब्द को लेकर, अंत्य और अक्षरी से अंत्याक्षरी सीखा है दीर्घ स्वर संधि में। अंत्य और इष्टि से ये अंत्येष्टि शब्द सीखा है आपने इसी गुण स्वर संधि के पहले नियम पर, जिसमें ए और ई मिलकर ए बना रहे थे, वहां अंत्येष्टि सीख कर आया हो। अंतिम संस्कार के लिए ये शब्द है। यहाँ अंत्य और उदय, अंत्योदय शब्द है, तो अंत्य शब्द से भी दोस्ती कर लीजिए, अंतिम अर्थ निकलेगा इस शब्द का। सह और उदर, ये देखिए सहोदर, जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया हो, जो सगे भाई हो, जो एक ही पेट से जन्मे। इसका मीनिंग यह नहीं है कि जन्म एक साथ हुआ हो, नहीं बेटा, वो आपके जुड़वा हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ है, लेकिन एक ही पेट से जन्म लेने वाले सहोदर हैं। जैसे आप कहें
कि राम है वो कौशल्या के पुत्र हैं और जो लक्ष्मण है वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं, माता सुमित्रा के पुत्र हैं। तो राम और लक्ष्मण वास्तव में सहोदर नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि तुलसीदास जी ने आपके राम का जो विलाप है लक्ष्मण मूर्छा के बाद, उसमें राम और लक्ष्मण को सहोदर कहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सहोदर नहीं है। हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है वो सहोदर है, वो एक ही पेट से जन्मे हैं। सगे भाई के लिए सहोदर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और सगी बहन है तो इसी का स्त्रीलिंग रूप सहोदरा इस्तेमाल होता है। सह साथ है और उदर पेट है। ऐसे ही देखो अगला शब्द दिया है हमने वृक और उदर, वृकोदर। ये बेटा भेड़िए का पर्यायवाची बनता है, वृक उदर वृकोदर। पकड़िएगा थोड़ा सा, भेड़िए के पर्यायवाची के लिए एक और भी बन जाएगा आपके महाउदर महोदर शब्द वगैरह हैं। भीम के जो पर्यायवाची हैं, भीम के पर्यायवाचियों में भी बेटा उदर शब्द है वो इस्तेमाल होगा। आपके गणेश विनायक के जो पर्यायवाची हैं, गणेश के जो पर्यायवाची हैं, गणेश के पर्यायवाचियों में भी उदर शब्द इस्तेमाल होगा। आप शब्द पकड़िए कि दाम और उदर, दामोदर बनेगा, पर्यायवाची किसका होगा। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, संधि का टॉपिक है, आप इसे जितना विस्तार दे सकते हैं उतना विस्तार दे सकते हो बेटा। गणेश के लिए लंबोदर शब्द इस्तेमाल हो रहा है। भीम जिनकी भूख ज्यादा है महोदर कहलाएंगे। भेड़िए वगैरह के लिए वृकोदर है। देखिएगा कि इस शब्द का आपके अनेक अर्थियों में भी शामिल है क्या, यहां भी चेक करना। वृक और उदर को भेड़िया ही है या एक और अर्थ निकलता है, कभी गूगल करके डिक्शनरियों तक जाकर शब्दकोशों के माध्यम से पहुंचे यहाँ पर भी। और सहोदर ये आपके सगे भाई के लिए हो गया, सहोदरा ये हो जाएगा फिर आपके सगी बहन के लिए जिसने एक उदर से पेट जन्म लिया हो। आगे शब्द दिया बेटा धीरोदात और धीरोधत। ये दोनों ही शब्द साहित्य में नायक के जो भेद हैं उन नायक भेदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सामान्य व्याकरण है। अगर आप प्रथम श्रेणी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां तक ये शब्द पहुंचे, और अगर आप सेकंड ग्रेड हिंदी टीचर से ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर साहित्य में मेरे ख्याल से आप इन दोनों शब्दों का बहुत अच्छे से अर्थ जानते हैं। नहीं भी जानते तो धीरोदत्त, धीर उदात और धीर ललित, तीसरा जो शब्द है वो आपके धीर ललित। इन तीनों शब्दों को आप समय दीजिएगा। हम यहाँ इस क्लास में इनको बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, यहाँ केवल हम संधि का मसला ही रखें। दोनों में ही ए और उ, ए और उ, ओ बना रहा है दोनों में ही। लेकिन इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, ये तीन नायक हैं तो तीन भेद किस लिए हैं, इनके क्या गुण हैं, किन गुणों के आधार पर कोई नायक धीरोदत्त कहलाएगा, धीरोदात कहलाएगा और धीर ललित कहलाएगा, उन तीनों गुणों को भी पढ़िएगा। तीनों शब्दों से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए है वो दोस्ती कीजिएगा। हाँ, वाक्यांश के लिए जो एकल शब्द है उनमें कहीं ये पूछे जा सकते हैं, बहुत कम संभावना है। आगे बढ़े हम। स और उद्देश्य, सो उद्देश्य बनेगा उद्देश्य के साथ, उद्देश्य सहित। हाँ, एक और ले सकते हो, अगर आप स और उदाहरण शब्द ले रहे हो, आगे उदाहरण शब्द ले रहे हो, तब भी जो शब्द बनेगा वो सोदाहरण शब्द बनेगा, उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ। ये देख लीजिएगा। और स उद्देश्य, ये सोदस्य हो गया उद्देश्य के साथ। अगला जो शब्द दिया है वो जीर्ण और उद्धार दिया है। आइए इस शब्द पर भी, जीर्ण और उद्धार बहुत अच्छे शब्द निर्माण करेगा बेटा ये वाला शब्द। उद्धार कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। अगर किसी चीज का आप रिपेयर करवा रहे हैं, किसी पुरानी चीज को नए रूप में आप ला रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसे जीर्णोद्धार है। लेकिन अगर आप अछूत वर्ग जो समझा गया था उसका अगर उद्धार किया होगा किसी ने, तो वहां जो शब्द चले हैं वो अछूतो उद्धार बने हैं। अछूत और उद्धार क्या संधि बनेगी, खुद आप एक बार पेन चला कर देख लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये रूप इसका बनने वाला है, अन्यथा आप अपने कागज पर जरूर लिखिएगा इसको। जीर्ण और उद्धार के साथ अछूत और उद्धार, ये ठीक भी अच्छा शब्द भी बन जाएगा यहाँ पर। मद उन्मत, नशे में उन्मत जो है उसके लिए शब्द बना है मदोन्मत। अगला हराश उन्मुख, थोड़ा सा देखिएगा, पीछे वाली क्लास में हम ये लेकर चले थे कि है वो अपने भीतर बहुत सारे शब्दों को छुपा कर रखता है। ये देखिए हराश, है के भीतर रहे,
दो शब्द है बेटा, एक हास्य है जो हंसी के लिए है, हास्य इसी से ही बना है, और एक हराश शब्द है जो गिरावट के लिए है। वृद्धि का विलोम शब्द है, वृद्धि जो है, वृद्धि का विलोम शब्द है, ऊपर जो बढ़ रहे हैं उसका विलोम शब्द है। मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि, अर्थशास्त्र के अच्छे शब्द हैं, सामान्य शब्द हैं वहां तो। ह्रास उन्मुख, जो पतन की ओर जा रहा है, जो पतन की ओर उन्मुख हो रहा है, ह्रास की तरफ जा रहा है, वो है ह्रास उन्मुख, जिसे आप पतनोन्मुख भी कह सकते हैं। ये है के भीतर रह लगा हुआ है, थोड़ा सा आप इसे जरूर ध्यान में रखें। ह्रास उन्मुख, ह्रासोन्मुख है। और अगर आप इसे पतन और उन्मुख भी लिखें तो पतन और उन्मुख, ये पतनोन्मुख शब्द भी बन जाएगा। पतन उन्मुख, पतनोन्मुख, इसी का ही पर्यायवाची कह लीजिएगा, ह्रासोन्मुख का ही। हाँ, पतन उन्मुख जो आपने लिखा है, पतन शब्द, इस पर जरूर कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक पतन ये है और एक पतन ये है, ये दो शब्द हैं बेटा। आप कभी शब्द युग्म में इन्हें जरूर देखिएगा, हो सकता है पेपर में किसी दिन दर्शन दे जाए, सामने आ जाए। इन दोनों का क्या अर्थ है ढूंढिएगा, लिखिएगा, अभी लिख लीजिए दोनों शब्दों को, पतन उन्मुख। नव और उन्मेष शब्द बनेगा नवोन्मेष। जी हाँ, नव उन्मेष, खिलने के लिए है, उदय होने के लिए है, कोई न्यू राइजिंग है, न्यू स्टार्टअप है, उन शब्दों के लिए है, नवीनता लिए हुए शब्द नवोन्मेष। बहुत प्यारा शब्द है। आगे हम संधियों में उन्मेष का भी संधि विच्छेद सीखेंगे, लेकिन अभी आप गुण सवर संधि के इस नियम में नवोन्मेष ये शब्द रख लीजिएगा। अच्छा शब्द है, आ सकता है सामने। पर उपकार, परोपकार है, और लोक उपकार, लोकोपकार है, इस तरह के शब्द बन सकते हैं, अच्छे शब्द है। सर्व ऊपरी, सर्वोपरि, दोस्ती कर लीजिए बेटा शब्द से, बहुत प्यारा शब्द है। और इससे भी पहले आप इस शब्द से दोस्ती कर लीजिए, बिल्कुल संस्कृत निष्ठ शब्द है, ऊपरी। हाँ बिल्कुल यही बेटा, यही। इसी के साथ जब आप उक्त जोड़ेंगे तो आपके यण संधि में शब्द जो बनेगा वो उपर्युक्त बनेगा। बिल्कुल बेटा, उपर्युक्त विषय अंतर्गत, उपर्युक्त विषय में, जी हाँ, उपरोक्त लिखेगी दुनिया। बचिएगा, भीड़ से बचिएगा, भीड़ और भेड़ बचिएगा प्लीज, रास्ते तलाशिएगा, एक अलग राह बनानी पड़ेगी। अलग राह पर थोड़ा सा याद आ रहा है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। बनी बनाई जो लीक है ना, उन लीक पर चलने से काम नहीं होगा। कहा है किसी ने, लीक लीक गाड़ी चाले, लीक ही चाले कपूत। लीक लीक गाड़ी चाले, लीक ही चाले कपूत। तीन बंदे न्यारे चाले, शायर, शेर और सपूत। आप भी सपूत हैं, सफलता पानी है तो लीक छोड़कर ही चलना पड़ेगा। वो रटी रटाई परंपराएं, रटे रटाए 5-10 उदाहरण छोड़ना पड़ेगा बेटा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आइएगा, सर्व और ऊपरी, सर्वोपरि, पकड़िएगा इस शब्द को। मरण उपरांत, मरने के बाद तो मरणोपरांत। कई दफा आप किसी पुरस्कार के साथ ये शब्द देखते हैं कि उन्हें मरणोपरांत, कोई पद्मश्री है या कोई आपके नागरिक पुरस्कार है, उसे सम्मानित किया गया है, तो मरण और उपरांत के बाद है। ये उपरांत वही है बेटा जिसका थोड़ी देर पहले हम उत्तर जो शब्द था यहां हम उल्लेख कर रहे थे। देखो यहां उत्तरोत्तर में ये रहा, ये मरणोपरांत यही शब्द है, मरण के बाद। आद्य और उपांत, दोस्ती कर लो बेटा शब्द से, आध्योपांत, दोस्ती कर लीजिए। और दोस्ती एक और भी करना बेटा, ये एक तो आप आध्य लिखते हैं और एक अध्य लिखते हैं, देखिएगा दोनों शब्द में, दोनों शब्दों से दोस्ती कर लीजिएगा। जल्दी ही क्लास आने वाली है आगे, शब्द युग्म के भी बहुत काम आने वाले हैं बेटा, दोनों शब्दों से दोस्ती कर लीजिए। आद्योपांत शब्द बनेगा आध्योपांत। बढ़ते हैं आगे इसी में ही, देखिए ए और उ, ए और उ दोनों मिलकर ओ बना रहे हैं। सांग उपांग शब्द बन रहा है सांगोपांग। यही प्रचलन में चल रहे हैं बेटा इस तरह के शब्द, जो कभी आपने लेखन में कभी शायद ही इस्तेमाल किए हो। अब तक का आपका जो अध्ययन है जिसमें आपने राइटिंग वाला भी कार्य किया ही है, सारे आप ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं नहीं देकर आए। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं वो आपके माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तक तो है ही नहीं, वहां आपने शायद बहुत कम इस्तेमाल किया होगा हिंदी में इन शब्दों का। तो प्लीज एक बार
देख लीजिएगा इन्हें। मरण के बाद है, आदि उपांत है, सांग उपांग है, शांग उपांग, कई स्थानों पर संधि है बेटा इस शब्द की। ये आपके से, अंग, उप, अंग, ये देखिए यहां भी दीर्घ स्वर संधि से ही आए हैं दोनों शब्द, स अंग, शांग, उप अंग, उपांग। पकड़िएगा इस शब्द को आप, और इस सांग शब्द को आप आपके राजस्थानी कल्चर के उस स्वांग शब्द से नहीं जोड़े। ये क्या स्वांग रचाया है, वो स्वांग है। सांग उसी को भी कहीं आपके देशज बोलियों में सुनते होंगे, लेकिन ये शुद्ध हिंदी शब्द है सांगोपांग। धन उपार्जन, उपार्जन कमाने के अर्थ में है बेटा धन उपार्जन। ज्ञान उपार्जन, ज्ञानोपार्जन शब्द है, उपार्जित कर रहे हैं आप। उदक पानी है बेटा, गंगा उदक, गंगोदक, ये गंगा जल के लिए शब्द है, गंगा और उदक। देखिएगा कभी किसी दिन अगर आपसे उदक क हलंत के साथ और उदक क है वो असवर के साथ पूछ ले, देख लीजिएगा दोनों शब्दों में अलग अलग अंतर है। यह उत्तर दिशा के लिए है और यह पानी के लिए है। उदक क्रिया भी तो होती है, और ये उदक और अद्री से बनने वाला शब्द है। आगे आने वाली संधियां हैं उनमें आएगा ये आपके दोनों शब्द, फिर से लिख देता हूं मैं आपके लिए। ये देखिएगा उदक, और ये शब्द देखिए उदक, केवल एक हल इसका अंतर है। और ये किसी दिन शब्द युग में आ गया जरूर हमें छका जाएगा, हमें भ्रमित कर जाएगा, तो बढ़िएगा, पूरी तैयारी करें आप इसे। गंगा और उदक, गंगोदक, ये गंगा जल के लिए यथा उचित, यथोचित। आप इसे अव्ययी भाव समास के साथ भी पढ़ सकते हो। ये देखिए महा और उत्सव, महोत्सव, हाँ बिल्कुल, दीप और उत्सव, यहाँ ए और उ मिलकर ओ बना रहे थे, और महा उत्सव यहाँ आ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, जरूर पकड़िएगा इसे। और सूर्य और उष्मा, सूर्योष्मा, हाँ तीन शब्द हैं, थोड़ी सी दोस्ती करें इन शब्दों से आप। ये शब्द हैं वो संधि में हमें छकाएंगे बेटा, ये वाले जो शब्द हैं देखिएगा, देखो सूर्य और उष्मा और जल और उर्मी और महा और उरु, इन तीनों शब्दों को थोड़ा सा विशेष रूप से देख लेना बेटे। क्लास समाप्ति की ओर नहीं है, अगला भी इसमें शामिल है, अगला नियम तीसरा भी। अब इसे पकड़िएगा, उष्मा उ बड़ा है, उर्मी उ बड़ा है, और उरु जंघा को कहते हैं उ बड़ा है। एक शब्द है आपके पास उर, और एक शब्द होगा आपके पास उरु, और दोनों ही शरीर के अंगों के लिए हैं। आप दोनों को देखिएगा, दोनों के अर्थ ढूंढिएगा। उरु जंघा है और उर ये हृदय है। उर्वशी तू मेरे उर्वशी, ये साहित्य में इस्तेमाल हुआ है। और उष्मा आप शब्द देखिएगा, उ बड़ा है। हाँ आपके साथ क्या होगा, अगर आपने सूर्योष्मा शब्द रट लिया, जलोर्मी शब्द रट लिया, या आप इसकी जगह गंगोर्मी शब्द रट रहे हो, आप समुद्र और उर्मी शब्द भी लिख सकते हो, या महोरू शब्द आपने रट लिया, फिर भी अपने साथ धोखा हो जाएगा। क्या करेंगे, हमें महोरू में महा और उरु शब्द दिया जा सकता है, और यहीं देते ही संधि तो अशुद्ध हो गई ना, मूल शब्द तक पहुंचे। उरु उ बड़ा है, उर्मी उ बड़ा है, उष्मा उ बड़ा है, इन तीन शब्दों से दोस्ती कीजिएगा। और भी बहुत सारे हैं, वो आपके उदाहरण इनके हो सकते हैं। केवल एक पेज पर ही आपके दूसरे नियम के सारे उदाहरण आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। भाषा है वो कोई बहुत संकुचित नहीं कह सकता, मैं उनको विस्तृत है, और विस्तृत भाषा में से अब ये मानिए कि चंद बूंदे ही हम ढूंढ पाए हैं, अनंत है। आप गहराइयों तक उतरे, नित्य अभ्यास करते रहें। आने वाले दिनों में आपकी मेहनत के लिए हम कुछ और भी, कोई पेपर सीरीज जैसा कुछ और भी शुरू करें, उनमें भी ये काम आएंगे, और उदाहरण भी साथ में जुड़ जाएंगे। एक बार आप पूरा देख लीजिएगा। अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, व्यंग्योक्ति, विरोचित, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, नरोत्तम, उत्तरोत्तर, ग्रामोत्थान, प्राणोत्सर्ग, दीपोत्सव, नीलोत्पल, नवोदय, अंत्योदय, सहोदर, वृकोदर, धीरोदात, धीरोदत्त, स उदस्य, शोदस्य, जीर्णोदार, मदोन्मत, हराशोन्मुख, इसे पकड़िएगा। नव उन्मेष, परोपकार, सर्वोपरि, मरणोपरांत, आध्योपांत, शांगोपांग, धनोपार्जन, 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 गंगोदक, यथोचित, महोत्सव, सूर्योष्मा, जलोर्मी और महोरु, ये सारे के सारे आपके गुण सवर संधि के दूसरे नियम, जिसमें ए आ के साथ उ लगने से क्या